हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यहाँ पे हम टैलेंट मैनेजमेंट की यूनिट 4 से फटाफट रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि एम्प्लॉय रिटेंशन, मैनेजिंग वॉलंटरी टर्नओवर, डीलिंग विद जॉब विड्रॉल एंड करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ लिव एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्यों छोड़ते हैं, क्यों मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पहली चीज़ कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लगातार वही एक काम करते करते, बॉस की डांट सुनते सुनते, सुपीरियर या सबॉर्डिनेट की किचकिच सुनते सुनते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत बार सारे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी जॉब से और उसको जॉब को छोड़ देते हैं। कांस्टेंट फ्रिक्शन विद देयर सुपीरियर एंड अदर टीम मेंबर, यानी कि हमेशा जो है सुपीरियर से या फिर अपने टीम मेंबर से ही लगातार आपका जो है नोक-झोंक होती रहती है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है। तो उस केस में भी क्या होता है कि आप जो है फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। सैलरी लो होने की वजह से भी आपकी वर्कलोड ज़्यादा है लेकिन सैलरी कम है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो इस केस में भी क्या करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं। लैक ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आप जिस पोजीशन पे होते हैं वहाँ पे आपको लगता है कि अब आगे कोई ग्रोथ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब इसमें कोई करियर प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में भी आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हो। वहीं पे मोटिवेशन होता है कि क्या होता है कि अंदर से कोई मोटिवेशन आया, फिर आपने किसी को देख लिया मोटिवेशन, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मोटिवेट हो जाते हो किसी चीज़ को देख के और उसको पाने के लिए जो है आप जो करंट जॉब होता है उसको भी छोड़ देते हो। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके बहुत सारे लॉस होते हैं, कॉस्ट आता है, कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। तो उससे बचने के लिए कि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, उसके लिए क्या होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन होता है, यानी कि एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे रिटेन करके रखना, रोक के रखना, एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए आपके यहाँ से जब तक कि आप ना चाहें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ना चाहे। आपको एम्प्लॉय को रिटेल करके रखना है, क्योंकि एम्प्लॉय को छोड़ने का कॉस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है और उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं अगर कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन क्या हो जाता है, वेरियस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस व्हिच लेट द एम्प्लॉय स्टिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एम्प्लॉय रिटेंशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रैक्टिसेस करती है जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए और लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिका रहे। तो उसी को कहते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। एन एफर्ट बाय ए बिजनेस टू मेंटेन ए वर्किंग एनवायरनमेंट व्हिच सपोर्ट करंट स्टाफ इन रिमेनिंग विद द कंपनी। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉय रिटेंशन एक तरीके का एक एफर्ट हो गया जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस जो है वो करती है, एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करती है, एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बना के रखती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि जो स्टाफ है, जो करंट स्टाफ है, वो ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, छोड़ के ना जाए। तो दैट इज एम्प्लॉय रिटेंशन। अब रिटेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि एम्प्लॉय को रोक के रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि अभी आपने देखा कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर डिमोटिवेट हो गया, फिर किसी और चीज़ को देख के मोटिवेट हो गया, या फिर सैलरी ग्रो है तो उसकी वजह से छोड़ के चला जाता है। अब छोड़ के चला गया तो उस केस में तो कंपनी को नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है। तो इसमें जो रिटेंशन करने की क्या जरूरत है, क्यों हमें रोक के रखने की जरूरत है? तो एक तो नुकसान से बचने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए। तो हायरिंग इज़ नॉट इजी प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ कि हायरिंग जो है आसान काम नहीं है, कि आपको अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपके यहाँ वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग राइट कैंडिडेट को, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सर्च करके सिलेक्ट करना, ये एक जो है लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाता है आपके यहाँ पे, तो फिर आपको जो है फिर से रिक्रूटमेंट, फिर से सिलेक्शन, फिर से एडवर्टीजमेंट पूरा करना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो लेंदी प्रोसेस होता है, तो ये इजी प्रोसेस नहीं है। तो इससे बचने के लिए भी आपको एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना चाहिए। दूसरा है हायरिंग इन्वॉल्व कॉस्ट। अब हायरिंग जो है लेंदी प्रोसेस तो है ही, स्टेप्स बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ जाएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी, इंट्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, इंटरव्यू करवा रहे हो, पैनल बैठवा रहे हो तो वहाँ पे भी कॉस्ट आएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, अलग अलग टाइप के कॉस्ट जो है वो हायरिंग में भी आते हैं। तो वो कॉस्ट भी जो है आएगी अगर आपका एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन इसलिए जरूरी है, इन सबसे बचता है। ये सारे क्या है, बेनिफिट है। हायरिंग कॉस्ट बच जाएगी अगर आप एम्प्लॉय को रिटेन करके रखे हो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इज मोर फैमिलियर। रिटेंशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वो फैमिलियर होता है, जो हमारे पास है, हमारे पॉलिसीज से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से, रूल से, रेगुलेशन से, सारी वर्किंग इन्वायरमेंट से फैमिलियर होता है, उसको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पर कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, उसको रूल रेगुलेशन पॉलिसीज के बारे में पता नहीं होगा, तो वो क्या है, वो टाइम लेगा अपने आप को एडजस्ट करने में। तो इसलिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा फैमिली होता है, इसलिए हम एम्प्लॉय को रिटेन करके रखते हैं। मे ज्वाइन योर कंपटीटर्स। हो सकता है कि जो आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहा है वो आपके कंपटीटर को ही ज्वाइन कर ले, और फिर आपके बारे में तो सारी चीज़ें उसको पता होंगी और जाके वो कंपटीटर को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये भी एक रिस्क होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो इसलिए एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना चाहिए। न्यू एम्प्लॉय टेक्स टाइम टू एडजस्ट। जो नए एम्प्लॉय होते हैं वो टाइम लेंगे एडजस्ट करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, वर्किंग कल्चर के अकॉर्डिंग।
तो इसलिए रिटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करके रख सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेटजीज हैं जो सभी लोग करते हैं, जैसे कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी डेलीगेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि जो भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, जो भी इंडिविजुअल की स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करिए, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, उसको जॉब दीजिए, या फिर जो भी वर्क क्या कहते हैं कि असाइनमेंट्स आप दे रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग दीजिए। बंदा एम्प्लॉय जो है वो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, आप उसको मार्केटिंग का काम दे रहे हो, वो एम्प्लॉय जो है एचआर में इंटरेस्टेड है, उसको जो है आप ऑपरेशन का काम दे रहे हो, तो ये फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट के जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब शुड नॉट बी मोनोटोनस, देयर शुड बी चेंज, यानी कि कंटिन्यूअस पिछले 2-3 साल से लगातार एक ही काम किए जा रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं है, तो इस केस में भी क्या होता है कि एक एम्प्लॉय बोर हो जाता है और वो क्या करता है, जॉब छोड़ के चला जाता है। तो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड और रिजॉल्व सोन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एम्प्लॉय के, उसको आप या तो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए या फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट आने ही नहीं देना है, क्योंकि ये भी एक रीजन होता है जहाँ पे एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। और अगर आपको एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट जितनी भी जल्दी हो सॉल्व कर देना है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, आप एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करिए, कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करिए। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लोग जानते नहीं है, अच्छा तुम भी एम्प्लॉय हो, अच्छा तुम भी हमारे एम्प्लॉय हो, तो ये नहीं होना चाहिए, आपको रिकॉग्निशन करना है। वो जब भी कोई अच्छा काम करे तब भी रिकॉग्नाइज करिए, नॉर्मली आपसे मिले तब भी आप उनको रिकॉग्नाइज करिए, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है कि अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हाँ हमें पता है, फैमिली मेंबर की एक फीलिंग आती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपको जो है अपने एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे उनको रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए, नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी जैसे भी हो, आपको देना चाहिए। एम्प्लॉय को रिटेन करने की स्ट्रेटजी है मॉनेटरी बेनिफिट सच एज इंसेंटिव पर कैश प्राइज ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड दे प्रेफर स्टेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आप जो है अलग से दे सकते हैं, कुछ इंसेंटिव्स, दिवाली में गिफ्ट दे दिए, होली में कुछ और चीज़ दे दिए, अलग अलग मंथली जो है कभी किसी में सेल अच्छा गया तो वहाँ पे भी आपने अलग से पर्क्स दे दिया, तो कोई कंपटीशन कराया आपने कैश प्राइस दे दिया, तो इस तरीके से जो है आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देते रहना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय जो है आपके यहाँ पे रिटेन रहेगा। मोटिवेशन, ये अलग फैक्टर है कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, लीडरशिप जो है अच्छी है आपके एम्प्लॉयज़ में, सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से लीड कर ले रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को रिटेन करने में एक हेल्पफुल जो है होते हैं। वही एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये आपने टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया ही है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट यानी कि एम्प्लॉय को एंगेज करके रखिए, एक ऐसा वर्किंग कंडीशन दीजिए उसको कि जहाँ पे वो अपने काम को एंजॉय करे करने में। तो वो अगर अपने काम को एंजॉय कर रहा है तो वो क्या होगा, रिटेन रहेगा, वो जल्दी से छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट की। अब बात कर लें वॉलंटरी टर्नओवर क्या होता है। देखिए वॉलंटरी टर्नओवर, एचआर में टर्नओवर क्या मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले गए। टर्नओवर फाइनेंस में या फिर अकाउंटिंग में चलेंगे, सेल्स में चलेंगे, तो वहाँ पे होता है कि कितना आपका सेल आया, कितना आपने एक साल में कितना सेल किया। लेकिन यहाँ पे एचआर में वॉलंटरी टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। तो वॉलंटरी टर्नओवर यानी कि खुद से कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, वॉलंटरी मीन्स खुद से अपने आप, यानी आपने, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला नहीं है, कम एम्प्लॉय जो है खुद ही छोड़ के चले गए, तो उसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी टर्न ओवर। व्हेन एन एम्प्लॉय विलिंगली चूज टू लीव ए जॉब, यानी जब कोई एम्प्लॉय जो है खुद से किसी जॉब को छोड़ के जाता है तो उसको कहते हैं वॉलंटरी टर्न ओवर। वेदर दैट्स बिकॉज दे गॉट अनदर जॉब एल्सवेल और रिटायर्ड। तो वॉलंटरी टर्न ओवर दो तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है कि उनको कहीं और जॉब मिल गई है और छोड़ के जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी एज कंप्लीट हो गई, अब वो जॉब करना ही नहीं चाहते, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो दोनों केस में वॉलंटरी टर्न ओवर हो सकता है। Are typically more expensive to business because they often involve the loss of a high performing employee। तो वॉलेंटरी टर्नओवर में नुकसान क्या होता है कंपनी को, बट ऑब्वियसली बात है कि वो सारी चीज़ें जो भी आपने पीछे देखी वो तो नुकसान होंगे ही होंगे, साथ ही साथ क्या होगा कि एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय भी उनके हाथ से चला जाएगा। तो ये भी वॉलेंटरी टर्नओवर का एक तरीके का नुकसान है। तो कॉज ऑफ टर्नओवर, नॉर्मली टर्नओवर क्यों होता है, अभी आपने पीछे रीजंस देखे हैं, वही सारे रीजंस यहाँ पे भी आएंगे, तो बस थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करके अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे लैक ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन, यानी कि ग्रोथ और प्रोग्रेशन का कोई स्कोप ही नहीं था आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। हम एक ही टाइप के जॉब कंटिन्यूस किए जा रहे हैं, आगे कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही थी, हमारी सैलरी उतने पे ही रुकी है 3-4 साल से, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई क्या कहते हैं प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी क्या है, टर्नओवर, वॉलेंटरी टर्नओवर, हम अपने रिजाइन करके चले जाते हैं। बीइंग ओवरवर्क, बहुत सारा काम दे दिए जा रहे हो, सैलरी 10,000 रुपये है और काम जो है लाखों का करवा रहे हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ फीडबैक एंड रिकॉग्निशन, कोई फीडबैक नहीं मिलता है मैनेजमेंट से, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना भी कर लो और जो है रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस केस में भी क्या होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी की प्रोसेस होते हैं वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है। कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी सेल्स डिसीजन लेना है, कोई भी एचआर डिसीजन लेना है, आपसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। तो इस केस में भी क्या होता है कि आप नेग्लेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि आपकी जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, और आप रिजिग्नेशन कर दे के चले जाते हो। पुअर एम्प्लॉय सिलेक्शन, सिलेक्शन के टाइम पे, यानी कि जब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करो तो तभी आपने जो है गलत एम्प्लॉय को चूज कर लिया था, तो उस केस में भी क्या होता है कि वॉलंटरी टर्नओवर, यानी कि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ वॉलंटरी टर्नओवर के रीजंस है। अब वॉलंटरी टर्नओवर की तरह ही होता है जॉब विड्रॉल। जॉब विड्रॉल क्या होता है कि जब एम्प्लॉय जो है अपनी जॉब से विड्रॉ कर लेता है, या तो काम से चोरी करेगा, यानी कि काम उसको असाइनमेंट आप वर्क जो है असाइन करेंगे लेकिन वो वर्क नहीं करेगा, या फिर आपके यहाँ की खबर कहीं दूसरी जगह लीक कर रहा है, विशल ब्लोअर जो आप कहते हो, या फिर फाइनली वो रिजाइन कर देगा। तो जॉब विड्रॉल के मतलब कि जो आपका वॉलंटरी टर्नओवर है वो एक तरीके से जॉब विड्रॉल भी है, लेकिन वॉलंटरी टर्नओवर में छोड़ देता है। लेकिन जॉब विड्रॉल में और भी कई चीज़ें होती हैं, तो वो हम देखेंगे क्या क्या है। तो अवॉइडिंग वर्क सिचुएशन फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। तो जॉब विड्रॉल में क्या होता है कि आप वर्क को अवॉइड करते हो, चाहे वो फिजिकली यानी छोड़ के चले जा रहे हो, या फिर मेंटली या फिर इमोशनली जो है आप वर्क को अवॉइड करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको जॉब विड्रॉल करते हैं। जैसे वैन, और ये होता कब है, जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है। जॉब विड्रॉल ऑब्वियसली बात है, वॉलंटरी टर्नओवर भी तभी होता है जब आप डिससेटिस्फाई हो, रेजिग्नेशन दिए चले गए अपने आप से। वहीं पे जॉब विड्रॉल में भी क्या होता है, आप डिससेटिस्फाइड हो तो आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कहीं ना कहीं आप जॉब से रिलेटेड रहोगे ही नहीं। आप ऑर्गेनाइजेशन के काम करना ही नहीं चाहोगे। आप कहीं ना कहीं काम से भागोगे, अवॉइड करोगे काम को। आपके पास कोई काम है, अरे भैया उनको दे दो, तो आप जो है अवॉइड करोगे काम को। अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब, आप क्या करोगे, किसी दूसरे की जॉब के लिए अप्लाई करोगे। आप कर तो रहे हो उस कंपनी में, लेकिन आप दूसरा जॉब सर्च कर रहे हो, तो इसको भी क्या कहते हैं, एक तरीके से जॉब विड्रॉल कहते हैं। आप अवॉइड कर रहे हो काम को। आप अपसेंटीज में होना, आप जो है ज़्यादातर अपसेंट होते चले जा रहे हो। कभी एक दिन आए, दूसरे दिन अपसेंट हो गए, तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन अपसेंट हो गए, या फिर लेट आ रहे हो, लेट जा रहे हो। आपका इंटरेस्ट जो है वहाँ से ख़त्म हो जाता है उस जॉब से। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि आप डिससेटिस्फाई होते हो। आप उसी जॉब में करते करते कहीं दूसरा जॉब जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। छोड़ा नहीं है, लेकिन आप सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। विजल ब्लोइंग का काम शुरू कर दोगे, इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन कहीं और पास करना स्टार्ट कर दोगे। अपसेंटीज में आपकी अपसेंटीज बढ़ जाएगी। आप जो है पहले छुट्टियाँ आप रेगुलर रहते थे, लेकिन अब जो है आप धीरे धीरे छुट्टियाँ ज़्यादा लेने लग गए हो। तो ये भी तब होता है जब आप जॉब विड्रॉल करना चाहते हो। इंटरनल ट्रांसफ़र, आप जो है इंटरनल ट्रांसफ़र ले लेते हो, यानी कि आप एचआर में थे, आप एचआर में मज़ा नहीं आ रहा, आपने कहा कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज दीजिए, मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, या फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट भेज दीजिए। आप इंटरनल ट्रांसफर ले लेते हो, तो ये भी जॉब रिडल का एक टेक्निक है। लेस प्रोडक्टिव, आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाती है। तो ये जॉब रिडल है कि पहले आप 1 लाख तक का सेल देते थे, लेकिन अब जो है आप 50,000 का भी नहीं दे पा रहे हो। तो ये भी जॉब रिडल है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना छोड़ दिया है। तो इसको भी जॉब विड्रॉल कहते हैं। डिस इंगेजमेंट, आप जो है अपनी जॉब में इंगेज नहीं है, अब आप जो है डिस इंगेज हैं। आपको काम दिया जाता है तो आप गाना बैठ के वर्किंग आवर में गाना सुन रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, या फिर कोई और डिस्कशन गॉसिप कर रहे हो, तो इसको भी डिसएंगेजमेंट कहते हैं। तो ये जॉब विड्रॉल करने का तरीका होता है बहुत सारे। तो मैनेजिंग वॉलंटरी टर्नओवर एंड जॉब विड्रॉल, तो अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो इस वॉलंटरी टर्नओवर को या फिर जॉब विड्रॉल को कैसे मैनेज कर सकती है। तो देखिए, ओवरऑल वही है जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, एम्प्लॉय रिटेंशन में वही सारी चीज़ें हैं। आप मोटिवेट करिए, आप उनको सही से गाइडेंस दीजिए, लीड करिए, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिखाइए, करियर सक्सेस प्लानिंग करिए, सक्सेशन प्लानिंग, उनके करियर को जो है मोटिवेट करिए, सैलरी को बढ़ाइए, कंपनसेट करिए। तो यही सारे जो है एक तरीके से मेजरमेंट होते हैं किसी भी एचआर में। तो परफेक्ट योर सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले द हायर द राइट पीपल। ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप शुरुआत में ही आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखोगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो वॉलंटरी टर्नओवर है या फिर जॉब डाले वो थोड़ा कम होगा, लेकिन कम होगा। तो आपको सेलेक्ट जो है राइट पर्सन को सेलेक्ट करना है। फिर है इन्वेस्ट इन योर एम्प्लॉयज़। अब ये नहीं कि आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, जॉब दे दिया है, सैलरी दिए जा रहे हो, बाकी कोई काम ही नहीं कर रहे हो, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, उसको कोई डेवलपमेंट दे रहे हो, कोई प्रोग्राम नहीं कंडक्ट करवा रहे हो, कोई सेमिनार या वर्कशॉप नहीं कंडक्ट कर रहे हो। नहीं भाई, करवाइए। हर साल जो है आपको टर्नओवर क्या कहते हैं कि सेमिनार करवाइए, वर्कशॉप करवाइए, मीटिंग्स करवाइए। तो एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करिए, एम्प्लॉय के ऊपर पैसा खर्च करिए। तो फिर क्या होगा, वॉलंटरी टर्नओवर, जॉब विड्रॉल नहीं होगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना सीखिए। हर एम्प्लॉय के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या नाम है, क्या काम करता है। और कोई भी अच्छा टर्नओवर दे रहा है, कोई भी अच्छी प्रोडक्टिविटी रहे, तो उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको सर्टिफिकेट दीजिए, अवार्ड दीजिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे भी आपको, उसको रिकॉग्नाइज करिए। पार्टिसिपेशन इन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एम्प्लॉय को यूज़ करिए
की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉय का यूज़ करिए। ये नहीं कि आप जो है उसको रिक्रूट तो करिए लेकिन आप उसको पूछ भी नहीं रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग लेना है तो आप उससे कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा, अपने आप को नेगलेक्ट फील करेगा, फिर वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप टर्नओवर या फिर जॉब विड्रॉल की तरफ मूव ऑन करेगा। तो आपको इंगेज करना है एम्प्लॉय को अलग अलग चीज़ों में। रिवॉर्ड एंड कंपनसेट योर एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करिए, कंपनसेट करिए जो भी एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। आप सपोज करिए कि आप एम्प्लॉय है, कंपनी के काम से ही बाइक या कार चला के जाता है कहीं पे, वापस आता है कंपनी के काम से, अब आप उसको जो है उसको कंपनसेट करिए, क्या कि वो गया और आया, उसमें जो है टीए डीए जो भी लगा उसको उसको कंपनसेट करिए। तो आपको कंपनसेट करना है। प्रोवाइड कंसिडरेट एंड थॉरो फीडबैक, एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस का फीडबैक भी देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसको अपने बारे में पता चलता रहता है कि हाँ मैं कहाँ तक हूँ क्या नहीं हूँ। तो एक तरीके का एंगेजमेंट फील होता है। इंश्योर ए गुड वर्क लाइफ बैलेंस, और ये भी आपको ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉय से आप लगातार कंटिन्यूस खाली वर्क ही वर्क नहीं लिए जा रहे हैं, उसका लाइफ भी बैलेंस्ड है। क्या होता है कि लगातार आप ढेर सारा काम किया जा रहा है और उस एम्प्लॉय की फैमिली अगर डिस्टर्ब है, यानी वो अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं मैनेज कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो भी जॉब विड्रॉल या फिर वॉलंटरी टर्नओवर का एक रीज़न बन जाता है। तो आपको वर्क भी लेना है लेकिन साथ ही साथ उसकी पर्सनल लाइफ पे भी जो है मेंटेन करके रखना है, एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है कि एम्प्लॉय काम भी अच्छा करे, उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहे। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करना है, यानी कि कभी आपको लगा कि नहीं ठीक है आज आप घर से काम कर लीजिए, या फिर सैटरडे सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे ऑफ कर दिया, तो फ्लेक्सिबिलिटी, आपको टाइम नहीं है, ठीक है आप सुबह 9 बजे नहीं 10 बजे आ जाइए, ठंडी का मौसम है आप 11 बजे आ जाइए, गर्मी का मौसम है सुबह जल्दी है दोपहर शाम को जल्दी चले जाइए। तो आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि टर्नओवर कम हो गया, जॉब विड्रॉल कम होता है। प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय हैप्पीनेस, और एम्प्लॉय की हैप्पीनेस पे फोकस करिए। आपको ऐसे जो है पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो हैप्पी रहे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय हैप्पीली काम कर रहा है तो उसका टर्नओवर बहुत ही कम होगा, जॉब विड्रॉल बहुत ही कम होगा। वो हैप्पीली, अगर हर चीज़ में हैप्पीनेस है, हर चीज़ में आप जो है लीनियंसी दे रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, तो हैप्पी होगा, और हैप्पी होगा तो कहीं ना कहीं वो जॉब छोड़ के जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर चीज़ क्या है, इंसान फोकस करता है हैप्पीनेस, कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी पे। तो अगर वो चीज़ें मिल रही है तो जल्दी से कोई भी छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। लास्ट टॉपिक इस वीडियो में, दैट इज करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग। करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? देखिए, करियर प्लानिंग यानी कि जब आप खुद अपने करियर के बारे में डिसाइड करते हो कि मुझे प्रोफेशनली कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है, तो वो करियर प्लानिंग होता है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। करियर प्लानिंग एम्प्लॉय खुद करता है और सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ ये कोई की पोजीशन है वो खाली है, वहाँ पे किस एम्प्लॉय को रखा जाए, तो दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेस यानी कि एम्प्लॉय को प्रमोट करना एक तरीके से हो जाता है किसी भी लीडरशिप रोल के लिए, फिर कोई भी की रोल के लिए, तो दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग एम्प्लॉय खुद अपने लिए करता है अपने करियर के लिए, और सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो करियर प्लानिंग में क्या हो गया? करियर प्लानिंग इज एसेंशियली द प्लानिंग प्रोसेस दैट एन इंडिविजुअल कैरीज आउट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हिज ऑन करियर। तो करियर प्लानिंग में एम्प्लॉय अपने खुद के करियर को बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए जो है वो प्लान करता है, तो उसको करियर प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि सेल्फ इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग डन बाय ए पर्सन टू हैव ए स्ट्रॉन्ग करियर पाथ। तो करियर प्लानिंग क्या होता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को, अपने कैलिबर को, अपने कैपेसिटी को सर्च करते हैं, वो प्लान करते हैं कि हम आगे चल के कहाँ पे जा सकते हैं। इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू फोकस ऑन वेयर टू वांट टू बी इन लाइफ प्रोफेशनली। तो ये क्या होता है, करियर प्लानिंग हेल्प करता है इंडिविजुअल को इस चीज़ पे फोकस करने के लिए, प्रोफेशनली वो कहाँ पे जाना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है। मुझे सीईओ बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे एचआर मैनेजर बनना है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप कहाँ क्या प्रोफेशनली पाना चाहते हो। सक्सेशन प्लानिंग की बात करें तो क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग सिग्निफाइज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी दैट एम्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी विद इन द बिजनेस। तो सक्सेशन प्लानिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई की पोजीशन खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट ना करके हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूस चलता रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं उसी में से किसी को हम जो है की रोल दे देते हैं, की पोजीशन पे बैठा देते हैं। इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर पॉसिबल फ्यूचर रोल, यानी कि पॉसिबल फ्यूचर में कोई रोल आने वाला है, कोई वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए पहले से आप क्या करते हो कि एम्प्लॉय को तैयार कर लेते हो। तो दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। स्ट्रेटजी फॉर पासिंग ऑन लीडरशिप रोल और अदर की रोल ऑफ इन द ऑनरशिप ऑफ ए कंपनी टू एन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग में कि एक स्ट्रेटजी होती है, हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, एम्प्लॉय को तैयार करते हैं, उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप करते हैं जिससे कि कोई लीडरशिप रोल आने वाली है तो उसको दे सकें, या फिर कोई दूसरा की रोल है उसको हम दे सकें एम्प्लॉय को, या फिर हो सकता है कई कई जगह पे
ऑनरशिप को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी पर्सन को, तो ये सक्सेशन प्लानिंग कहलाता है। ऑल्सो नॉन एज रिप्लेसमेंट प्लानिंग, इसको क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं सक्सेशन प्लानिंग को। अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो पहले करियर प्लानिंग का प्रोसेस देखिए। तो करियर प्लानिंग में क्या होता है कि अपने आप को आप सेल्फ इवैल्यूएट करते हो अपने पाथ के लिए, तो पहले सेल्फ असेस करोगे अपने आप को, फिर रिसर्च ऑन करियर्स, आप देखोगे कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ क्या क्या करियर्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप जो है अपना करियर ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, अपने अंदर की स्किल्स को और इम्प्रूव करोगे, सीवी को प्रिपेयर करोगे, जॉब सर्च करोगे और जो है जॉब को करोगे। अगर आपको लगता है कि कहीं और चेंज करने की जरूरत है तो फिर से आप जो है अपने करियर गोल को रिवाइज करोगे, और फिर से सेल्फ असेसमेंट, फिर रिसर्च ऑन करियर, फिर सेल्फ करियर जो है ऑब्जेक्टिव, सेट करियर ऑब्जेक्टिव, देन स्किल्स को इंप्रूव करना, प्रिपेयर सीवी करना, फिर सर्च फॉर जॉब एंड अप्लाई फॉर द जॉब, सेलेक्ट द जॉब। तो ये क्या है, करियर प्लानिंग प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। अपने करियर को आपको प्लान करते रहना चाहिए जब तक कि आप जो है प्रोफेशनली फिट ना हो जाएं, और जब तक आप जो चाहते थे वो आपको मिल ना जाए। वहीं पे सक्सेशन प्लानिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले डिफाइन करती है कि उसको कौन से क्रिटिकल रोल हैं या फिर कौन सी नीड्स हैं जिसको फुलफिल करना जरूरी है। डेवलप लीडरशिप प्रोफाइल, उसके लिए एक लीडरशिप प्रोफाइल डेवलप करता है। डिटरमाइन फ्यूचर स्किल नेसेसरी फॉर द सक्सेस, और फ्यूचर में क्या स्किल्स चाहिए होंगे उसको डेवलप करता है। जब डिफाइन कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ ये जो है क्रिटिकल रोल्स हैं, इसको परफॉर्म करना जरूरी है, और ये फ्यूचर स्किल्स हैं जो कि चाहिए होंगे, तो उसके बाद वो क्या करता है, डायग्नोस करता है। डायग्नोस यानी कि करेंटली हमारे एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सी स्किल्स हैं, क्या कौन है जो कि उस स्किल्स को परफॉर्म कर पाएगा। एक्सेस करंट स्किल्स इन्वेंट्री, यानी कि अभी करंटली हमारे पास कितने किस टाइप के जो एम्प्लॉय हैं वो अवेलेबल है। अंडरस्टैंड टैलेंट रेडीनेस एंड पाइपलाइन पोटेंशियल, यानी कि जो अभी करंटली जो हमारे एम्प्लॉय के अंदर क्या टैलेंट है उसको समझते हैं और पाइपलाइन करते हैं कि हाँ ये क्या पोटेंशियल इनके अंदर इंक्रीज किया जा सकता है। आइडेंटिफाई गैप्स इन पीपल एंड रोल, यानी कि जो रोल परफॉर्म करना है और जो पीपल हैं उनके बीच में क्या गैप है उसको डायग्नोस करता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी कि जो भी उस क्रिटिकल रोल को नीड को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए होती है उसको एम्प्लॉय के अंदर डेवलप किया जाता है और उसको फिर वहाँ पे पहुँचाया जाता है। क्रिएट टैलेंट मोबिलिटी डेवलपमेंट स्किल्स एनहेंसमेंट गोल्स, इनकॉर्पोरेट सक्सेशन इनटू कंपनसेशन प्लान, ट्रैक एंड मेजर प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी सक्सेशन प्लानिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमें किस की रोल के लिए एम्प्लॉय चाहिए, उसके वो डायग्नोस करते हैं कि एम्प्लॉय के पास क्या चीज़ें क्या नहीं है, उसके बाद भी उसको डेवलप करते हैं उस पोजीशन को अचीव करने के लिए। तो करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।